वाह, क्या आईपीओ है। मणिपाल हेल्थ की लिस्टिंग हुई है आज। मणिपाल हॉस्पिटल्स के नाम से इनका ब्रांड है, तो इसको लेकर सवाल आ रहे हैं। तो पहले इसी की बातचीत कर लेते हैं। और भी एक सवाल आया है तो उसकी भी बात करेंगे, जो हाल फिलहाल लिस्टिंग्स हुई हैं या फिर लिस्ट हुए हैं शेयर्स, वो उनको लेकर भी सवाल है। तो पहले आज की जो लिस्टिंग है मणिपाल हेल्थ, इसने सरप्राइज़ किया है मैम, पॉजिटिवली सरप्राइज़ किया है। फ्लैट टू नेगेटिव लिस्टिंग होने का ज़्यादातर अनुमान था। और आप देखिए इस स्टॉक ने आज लिस्टिंग होने के बाद 662 रुपये का हाई छुआ और 635 रुपये नीचे, यानी कि अपना जो इशू प्राइस है वहाँ तक ये स्टॉक नहीं जाता वो देखा। 590 रुपये का इशू प्राइस था, उसके 10.5% ऊपर एनएसई पर ये 652 रुपये के प्राइस पर लिस्ट होता हुआ दिखा। ग्रे मार्केट पहले लिस्टिंग के पहले आप देखेंगे तो नेगेटिव लिस्टिंग की उम्मीद थी। केवल एक दिन पहले ही 3.5 रुपये के आसपास का प्रीमियम था, उससे भी ऊपर बढ़िया लिस्टिंग हुई है और स्टॉक सस्टेन कर रहा है मैम। तो कई सारे एनालिस्ट ऐसे थे जो कह रहे थे कि वैल्यूएशन महंगे हैं, इसके बजाय आप फोर्टीज़ पे फोकस कीजिए, वहाँ पे ध्यान रखिए। लेकिन लिस्टिंग अनुमान से बेटर हो गई और ये स्टॉक होल्ड भी करता हुआ दिख रहा है। अब क्या गेन और आगे बढ़ेंगे या फिर जिनको लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको लेके निकल जाना चाहिए? देखिए, मणिपाल की बात करें तो हमको भी लग रहा था कि छोटा मोटा इसमें लिस्टिंग गेन होगा या फिर लंबी अवधि का नजरिया हो तो इसमें उस हिसाब से लगाने की राय दी गई थी। लेकिन इसमें क्या चीज पॉजिटिव वर्क करी है मैं आपको बताती हूँ। सब्सक्रिप्शन फिगर्स, इसके सब्सक्रिप्शन फिगर्स इतने स्ट्रांग नहीं आए थे। तो जब भी सब्सक्रिप्शन फिगर्स स्ट्रांग नहीं थे और उस टाइम मार्केट का मूड माहौल इस आईपीओ को लेके पॉजिटिव नहीं था, तभी जिन्होंने सब्सक्राइब किया, दैट मीन्स वो जो लोग थे वो बिल्कुल यहाँ पे पोर्टफोलियो में लेने के हिसाब से ही एंटर हुए, क्योंकि उस टाइम मार्केट में भी मूड माहौल इसके लिए इतना अच्छा नहीं था और ठीक है। सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत ही कम थे। तो जब इस तरह के लोग जब कोई भी आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं तो वो अमूमन पहले दिन नहीं निकलते, क्योंकि उनका नजरिया ही लंबा होता है। उन्हें पता होता है कि हो सकता है कि इसकी लिस्टिंग जो है वो इतनी स्ट्रांग ना हो, लेकिन फिर भी वो खरीदते हैं तो वो लंबे नजरिए के लिए खरीदते हैं। तो सेलिंग आएगी कहाँ से? ये सिंपल एक फंडा डिमांड सप्लाई का रहता है। पहले दिन सेलिंग करना अमूमन रिटेल जो निवेशक हैं, हम लोग जैसे रिटेल निवेशक होते हैं, वो लोग पहले दिन जरूर सेलिंग करने आते हैं। या फिर एचएनआई क्यूआईबी काफी कम सेल करते हैं अनटिल अनलेस कुछ बहुत इसमें नेगेटिव ना हो। तो सेलिंग जो प्रेशर था वो नहीं है इस काउंटर के अंदर। और डिमांड, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जब सप्लाई नहीं है तो डेफिनेटली प्राइस इसमें अपसाइड में मूव करेगी ही। सेल करने वाले लोग ही नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आईपीओ में किस तरह के लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। और ठीक जब है। ऐसे लोग आते हैं सब्सक्राइब करने तो वो अच्छे टाइम के लिए ही करते हैं। उन्हें पता होता है मार्केट का मूड माहौल अच्छा नहीं है, लिस्टिंग अच्छी नहीं होगी, फिर भी वो लगा रहे हैं, तो उनका नजरिया अलग रहता है। मेरे हिसाब से वो एक बड़ा कारण था कि आज हमने इसकी लिस्टिंग बहुत स्ट्रांग देखी। अब क्या करना है? देखिए, मेरे हिसाब से अभी ये 650 680 रुपए पे काफी फेयरली प्राइस हो चुका है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि तब ये 93 94 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ जाता है और वो काफी आगे हो जाता है अगर हम बाकी के पेयर्स को कंपेयर करें। तो इस लेवल पे थोड़ा सा मुनाफा जरूर वसूल करें, छोड़े नहीं। और 680 तक भी मुझे लगता है कि अगर ये कभी भी आता है आज के दिन में भी अभी आगे पीछे होके, तो वहां पे भी जरूर मुनाफा वसूल करें, क्योंकि वहां पे ये काफी फेयरली प्राइस्ड हो जाता है। तो थोड़ा मुनाफा वसूली करने की बिल्कुल सलाह है। अब जिन्होंने अलॉटमेंट, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट सबको मिले हैं, तो ये हम कह ही नहीं सकते स्टेटमेंट की जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं लगा हो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत कम थे। तो अलॉटमेंट सबको आए। और देखिए संदीप जी, जब आपका प्रॉफिट आता है ना, उसमें अलॉटमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया आपको उतने ही शेयर्स मिल गए। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके ज्यादा होते हैं तो भी आपका मुनाफा मोटा हो जाता है, चाहे से फिर प्रीमियम लिस्टिंग 10% ही क्यों ना हो, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं। तो उससे मुनाफा भी आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लगाया नहीं था उन्होंने तो नहीं लगाया था, इसलिए उनको लगा नहीं। लेकिन वो ये ना सोचे कि वो कुछ मिस कर गए। थोड़े दिनों में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके जब थोड़ा नीचे आए तो फिर इसमें खरीदारी के मौके तलाशे, आज के दिन खरीदारी ना करें। मतलब लंबी अवधि वाले थोड़ा वेट कर लें, नीचे मिले तो जी एंटर करें। जी जी बिल्कुल।
ओके, परफेक्ट है। तो 650 680 वो रेंज है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने पैसा लगाया है या फिर मुनाफा वसूली का मन है तो इस रेंज में कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अब एंटर करना चाहते हैं, जब मूड माहौल सही नहीं था इस आईपीओ को लेकर या मार्केट का, तब ये आईपीओ आया था। अब अगर मूड माहौल ठीक है या पैसा आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा नीचे आ जाए तो आपके लिए शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। रिटेल को तो पूरा सब्सक्रिप्शन मिला है क्योंकि 0.93 टाइम्स ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। अब बात कर लेते हैं दो ऐसी लिस्टिंग्स की जो कि कल होने वाली हैं। पहला नाम है जूनिपर ग्रीन एनर्जी का। ये लिस्टिंग कल होगी, 225 रुपये का इशू प्राइस है, 1800 करोड़ रुपए का इशू था, पूरी तरह से फ्रेश इशू था। धीरे धीरे करके देखिए मैम, इस आईपीओ को लेकर एक तो मोमेंटम जो जितना सब्सक्राइब हुआ ये वो भी काफ़ी अच्छा बन गया, और ग्रे मार्केट में भी जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे सरकता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। अभी ग्रे मार्केट मान के चल रहा है कि 16.5 गुना के आसपास आप देखेंगे ना अगर, तो आपको ये 16.5 रुपये के प्रीमियम के साथ 241 रुपये 50 पैसे पर ये लिस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय होगी मैम, क्या इसमें लिस्टिंग गेन मिले तो लेकर निकल जाना चाहिए या फिर ये डार्क हॉर्स साबित हो सकता है? जूनिपर ग्रीन की बात करें तो बिल्कुल हमारा व्यू था कि इसमें कुछ एक छोटे मोटे लिस्टिंग गेन भी होंगे और लंबी अवधि के लिए भी लगाने की हमने सलाह दी थी, क्योंकि ये देखा जाए तो टॉप 10 रिन्यूएबल जो हमारे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिनके ये टॉप 10 किस सेंस में, टोटल कैपेसिटी के सेंस में ये उन प्रोड्यूसर्स में से आते हैं। दूसरी तरफ इनके पास जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो बेहद बेहद मजबूत है, तो वहां पे विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग थी, और वही हमारा मेन यहाँ पे बना हुआ था रिकमेंडेशन का आधार, कि ऑर्डर पाइपलाइन क्योंकि काफी बढ़िया मजबूत है इस कंपनी की, तो बिल्कुल यहाँ पे आगे जाते हुए हमें एक अच्छा मतलब रुझान देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए हमने यही प्रिडिक्ट किया था कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन यहाँ पे होते हुए नजर आएंगे, तो अभी भी राय पे तो कायम है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो मेरे को लगता है ज्यादा फायदा होगा। बाकी जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं वो भी पार्शियली मुनाफा वसूल करें लिस्टिंग के दिन, फुल ना करें, और यही राय हमने मनीपाल में भी दी है कि पार्शियली मुनाफा वसूल करें, पूरा ना करें, और इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म रखेंगे तो अच्छा फ़ायदा होगा। लिस्टिंग पर चाहें तो पार्शियली बुक कर सकते हैं, थोड़ा मुनाफा वसूली ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा प्रीमियम बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, अब प्रीमियम बढ़कर 7.5% के आसपास हो गया है। तो अच्छी लिस्टिंग अगर होगी तो पार्शियली बुक कीजिए। लंबा अगर आप व्यू लेकर चलेंगे, लंबे अवधि का लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलेंगे तो शायद आपको मुनाफा और भी बढ़िया हो सकता है, जहाँ तक जूनिपर ग्रीन की बात है। अब बात करते हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसमें लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ पैसा लगाया। अब किसको सब्सक्रिप्शन मिला, किसको नहीं मिला। मैम, लास्ट टाइम कब हुआ था कि 200 गुना किसी रिटेल की बुक बनी हो? मुझे तो याद नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा गाइड कीजिएगा। मैं एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ। ये 425 रुपये का इशू प्राइस है और 290 करोड़ रुपए की इन्होंने रकम जुटाई है। पूरा फ्रेश इशू था, छोटा इशू है ये, और प्राइस बैंड भी आप देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओएफएस का कोई पार्ट नहीं था, ये सबसे बढ़िया बात है। और ग्रे मार्केट मान के चल रहा है कि 425 वाला 527 रुपये पर लिस्ट हो सकता है, 24% का प्रीमियम मिलेगा, ऐसा ग्रे मार्केट मान के चल रहा है। तो आपकी क्या राय होगी मैम, क्योंकि कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जो 90 गुना से कम सब्सक्राइब हो। सबसे कम अगर सब्सक्रिप्शन किसी का था वो क्यूआईबी का था, 90 गुना के आसपास, 90.47 टाइम्स। एनआई का पोर्शन 375 गुना के आसपास, रिटेल का पोर्शन 200 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। इतना उत्साह जो था मैम, क्या सच में लिस्टिंग पर फायरवर्क्स की उम्मीद है? और अगर हाँ, तो क्या ये कुछ वैसा ही रुझान बनेगा जैसा हमने इंडो एमआईएम के केस में देखा था कि लिस्टिंग के बाद भी रखें इसको और बढ़िया चलता हुआ नजर आएगा? देखिए, मैं एक आपके सवाल का जवाब दूंगी कि ऐसा कौन सा आईपीओ था जो 200 टाइम लिस्ट हुआ। तो ये आईपीओ हम देखते थे 2021-22 में, जिसमें एक मेन नाम था पारस डिफेंस। वो जब आईपीओ आया था, मुझे याद आता है शायद 2021 में आया था, तो वो एक हुआ था तकरीबन 110 टाइम। 200 टाइम तो खैर वो भी नहीं हुआ था। फिर एक और आईपीओ आया था शायद लेटेंट व्यू एनालिटिक्स करके, वो भी अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ, वो भी 110 गुना ऐसा हुआ था। तो ये बिल्कुल आईपीओ ऐसा है जिसमें कि पहली बार हमने देखा है कि इतनी बढ़िया यहाँ पे रिटेल की डिमांड निकल के आई है, क्योंकि 200 टाइम का फिगर तो ये लोग भी क्रॉस नहीं कर पाए। 110 के आसपास के इनके सब्सक्रिप्शन फिगर्स थे, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है अभी तक तो। और वो भी लास्ट 2021-22 में ऐसे सब्सक्रिप्शन फिगर देखे थे। इसका हमें ये कारण जानना जरूरी है कि क्यों इतना इसका फैंसी बना हुआ है। देखिए, ये जो काम करता है ना, ये सिंपल सप्लायर नहीं है रेलवेज के लिए। ये जो प्रोडक्ट्स रेलवे के लिए बना रहे हैं, आप ये मान के चलिए ये रेलवेज का ब्रेन बनाते हैं। ये जो मोटर्स वगैरह बनाते हैं, ये पूरी रेलवेज की स्पीड को कंट्रोल करता है, और रेलवेज का
जो स्पीड होती है और उनका कंट्रोल सिस्टम होता है, वो पूरा जो कंट्रोलिंग पार्ट है वो ये बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होते हैं, ये सिंपल प्रोडक्ट सप्लायर नहीं है रेलवेज का। और वही बात इसके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा एक मजबूत बन के निकली है। तो मुझे मतलब लगता है आप कह रही हैं कि ये नीश काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं? जी बिल्कुल। जैसा मैंने आपको बोला कि रेलवे का ब्रेन बना रहे हैं, जो कि पूरा रेलवे को कंट्रोल कर रहा है, मतलब हम लेमन लैंग्वेज में समझे। क्योंकि हाँ। डेफिनेटली देखिए, बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। कितनी बार मन में ख्याल आता है कि ऐसा क्या था, और आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे वो इतने स्ट्रांग नहीं है। जब फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आपको एक निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन फिर भी हमने देखा कि यहाँ पे रुझान था। तो उसके पीछे के कारण हमेशा जानना जरूरी रहता है। तो ये मैंने मेरे इस एनालिसिस में पहले भी बातचीत की हुई है कि रेलवे का ब्रेन बना रहे हैं, ये जो स्पीड कंट्रोल कर रही है रेलवे की, वो ये बनाते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जब इस और इंडो एमआईएम जिसकी हमने शानदार लिस्टिंग देखी थी, वो भी टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाता था। तो वो हमेशा मार्केट को पसंद आता है क्योंकि कुछ अलग है, नॉर्मल कमोडिटी बिजनेस नहीं है। तो वो मुझे लगता है शायद इसके लिए बढ़िया यहाँ पे काम कर गया। ऑर्डर बुक अच्छी थी, तो इस वजह से हमने एक बढ़िया रुझान यहाँ पे देखा। अब करना क्या है, देखिए लिस्टिंग अच्छी होने की उम्मीद है, नो डाउट। लेकिन मैं हमेशा ये मानती हूँ कि बहुत बड़े गेम होते हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ तो मुनाफा वसूल करना चाहिए, पार्शली ही करें। तो वो सलाह इसमें भी रहेगी कि बहुत बड़े गेम हुए तो बिल्कुल पार्शली मुनाफा वसूल करते हुए नजर आए, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं। ठीक है। तो रेलवे के लिए बड़े तकनीकी हैवी प्रोडक्ट्स बनाने का ये काम करते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं रेलवे का ब्रेन है। तो इतना बड़ा लिस्टिंग अगर गेन मिलता है 102 रुपये के आसपास का, तो ज़रूर आंशिक तौर पे आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। मतलब बाकी इसमें भी होल्ड करें, और लंबा बड़ा मुनाफा देने का पोटेंशियल है इसमें, बम्पर कमाई का। जी पोटेंशियल है, क्योंकि आगे की रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। और हम सब चाहते हैं, भारत सरकार का पूरा जोर है रेलवेज को आगे बढ़ाने में। तो डेफिनेटली जिस तरह से रेलवेज यहाँ पे बढ़ती रहेंगे, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बिल्कुल आती रहेगी। ओके, ठीक है। थोड़ा मुनाफा वसूली करें और बाकी आप इसमें होल्ड करें। अच्छा मैम, ये तो लिस्टिंग्स की बात होगी। एक आईपीओ आज खुला भी है 5 तारीख से 7 तारीख तक, वो है आरदी इंडस्ट्रीज़। मुझे थोड़ा बताइएगा, मैं क्या सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ इसको, अर्दी है या आरदी है? ये प्राइस बैंड 50 से 53 का है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये छोटे टिकट साइज़ वाला कोई आईपीओ आया है, और इसमें ग्रे मार्केट कुछ 8-9 रुपये के आसपास का प्रीमियम दे रहा है। तो 53 वाला 62 रुपये पर, करीब 17% के आसपास की प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। क्या ये केवल प्राइस बैंड का इम्पैक्ट है कि छोटा टिकट साइज है इस वजह से ये इतना ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट में, या वाकई में इसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं? नहीं, वाकई में इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत है, और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है ना, वो शानदार है। आरडी इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखिए, ये लेड रिसाइकलर है, ये जो कंपनी है ये लेड रिसाइकलिंग का काम करती है। और उसी वजह से हमने देखा कि यहाँ पे एक बढ़िया इनके जो फाइनेंशियल्स थे वो काफी बढ़िया पोजीशन में थे। फाइनेंशियल्स में भी जो हमने ग्रोथ देखी, वो ग्रोथ काफी मजबूत ग्रोथ थी इस काउंटर की। और उसमें आप टॉप लाइन की बात करें, बॉटम लाइन की बात करें, तो वो काफी मजबूत हमें देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, बिल्कुल इसमें लगाया जा सकता है। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए लगाइए, और वैल्यूएशन भी डिसेंट रखें, जो कि 19 के मल्टीपल पे रखे हैं। पीयर्स के मुकाबले डिसेंट है, इसीलिए यहाँ पे बढ़िया लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों के लिए ये काउंटर ठीक लगता है। मैम करें क्या है, छोटा टिकट साइज है, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर वो तो मिलेगा क्या? रहेगा। हाँ, वो चांसेस कम है, और उसका मैंने हमेशा से एक आपको सबको मैं जब भी बात करती हूँ तो बोलती हूँ कि आप मैक्सिमम अकाउंट से आप एप्लीकेशन लगाइए, मतलब नंबर ऑफ अकाउंट्स ज्यादा रखिए, तो चांसेस ऑफ अलॉटमेंट हाई हो जाते हैं। यानी कि घर में अगर 5-6 मेंबर्स हैं तो, और सब के अकाउंट से आप लगाइए या दोस्तों के अकाउंट से लगाइए, लेकिन 1 पैन कार्ड 1 एप्लीकेशन, ये रूल जरूर याद करिए। एक पैन कार्ड पे 2 एप्लीकेशन मत लगाइएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि मल्टीपल अकाउंट से लगाएंगे, लाइक रिलेटिव्स हो गए, तो बिल्कुल अलॉटमेंट के चांसेस हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आस्था जी, आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। आईपीओस डिस्कस किए हमने, काफ़ी सारे स्टॉक्स पर भी बातचीत करी है। तो जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? हाँ, जो भी आईपीओ और स्टॉक्स में हमने बात की है, स्पेशली स्टॉक्स की बात करें तो वहां पे तो हमारी पोजीशन हमारे पीएमएस में हो सकती है, क्योंकि हम एक पीएमएस चलाते हैं हिम पीएमएस के नाम से। तो हो सकता है आज जो भी हमने डिस्कस किया है, उनकी होल्डिंग में कोई भी काउंटर हमारी पीएमएस की होल्डिंग में भी हो।
धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए बहुत संदीप जी। शुक्रिया मैम आपका, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय आज धन्यवाद। हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, तो आस्था जैन थी जो बता रही थी कि अच्छे अच्छे आईपीओज आ रहे हैं, फंडामेंटल मजबूत हैं जिनके, तो मुनाफा लेना ज़रूरी है अगर आप बड़े लिस्टिंग गेन होते हैं, लेकिन थोड़ा लंबी अवधि के लिए होल्ड करें तो गेन्स आपके और भी एक्सटेंड हो सकते हैं, चाहे आप एमबी की बात करें या फिर ये आरदी इंडस्ट्रीज़ जिसमें छोटे टिकट साइज़ वाला ये आईपीओ है, इसको आप लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी होल्ड करें तो आपका मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर वीएल अम्बाला अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। नमस्ते संदीप जी, सभी दर्शकों को भी। तो ये आज एक आज मेरी लिस्टिंग महिला शक्ति आपने जमा करके रखी थी। गुड। महिला शक्ति ये मिड वीक सेशन के लिए है। महिला शक्ति बाकी दिन हमें समय नहीं देते हैं, तो महिला शक्ति केवल एक ही दिन हमारे साथ जुड़ती है, मिड वीक सेशन। तो हफ्ते का पहले 2 दिन भी और हफ्ते के बाकी 2 दिन भी हम बुधवार से ही फिर एडजस्ट करते हैं। ओके, बट इट्स वेरी गुड एक्चुअली। एंड बहुत ज्यादा यू नो व्हाट, मतलब लड़कियां, मतलब लेट्स से लड़कियां ज्यादा है नहीं इंडस्ट्री में, और भी अगर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ग्रेजुअली जो लोग हमारे दर्शक हैं उसमें भी मैं आई एम नोटिसिंग वन थिंग संदीप जी, वुमेन पार्टिसिपेशन विजिबली दिख रहा है। जो हमारे साथ हमारे क्लाइंट जुड़ते हैं ना, मतलब जो हमारी सर्विसेज को भी ज्वाइन करते हैं, उसमें भी मैं एक शिफ्ट देख रही हूँ कि वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। और जो सवाल आ रहे हैं उनमें भी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लड़कियों की रीच आ रही है। सो गुड टू सी यू ऑल, अच्छा लग रहा है। और बाय नेचर आप रिस्क मैनेज करते हो। स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जो गुण चाहिए वो यही है, और वो आपके पास है, तो चलिए, वेरी गुड। अब आप इतना बोल रहे हैं तो एक हंसी मजाक में मैं भी एक बात बोल देता हूँ कि थोड़ा जितनी भी महिलाएं हैं ना, महिलाएं जितनी एनालिस्ट हैं, जितनी एक्सपर्ट हैं ना, वो थोड़ा भाव खाने लगी हैं, थोड़ा लेट जुड़ती हैं। थोड़ा उनको कहो कि 2 महिलाएं एक साथ जुड़ जाए तो वैसा नहीं, हो मैं नहीं रहा अपने है। यूट्यूब चैनल पे लाइव थी, इसलिए वो लाइव नहीं, आई नो, आई संदीप नो, जी में आई एम जस्ट बैक टू किडिंग। बैक, मतलब मुझे बीच में 2 मिनट भी अगर मिलते हैं तो वो बहुत रिलीफ होता है मेरे लिए, लेकिन मिलते नहीं है। सो बैक टू बैक आई एम वर्किंग, ऐसा कोशिश है। नहीं थोड़ा नहीं, बहुत ऐसा 5 नहीं मिनट है, ऊपर मैं नीचे प्लीज मैनेज करिए। आई एम जस्ट किडिंग। मैं बस ऐसी थोड़ी सी चुटकी लेने का मन था। आप काफ़ी सारी बातों बातों में बहुत कुछ बोल जाती है, तो थोड़ा एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था, या कह सकते हैं ना, एक लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही थी कि आज कुछ हम भी नहीं छोड़ेंगे हम भी टाइम्स, कुछ पेश करें। बिल्कुल। खैर, ठीक है। कमिंग बैक टू आईपीओस, ये आज एक लिस्टिंग हुई है मणिपाल हेल्थ की। इसमें जिस तरह का एक्सपेक्टेशन था, जैसी लिस्टिंग होने की उम्मीद थी, ग्रे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, उससे काफ़ी बढ़िया लिस्टिंग होगी और स्टॉक सस्टेन कर रहा है उन लेवल्स के आसपास। आपकी क्या राय है, इसमें बने रहें और पैसा और भी ज़्यादा बनेगा, या फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएं, वापस वेट करें नीचे आने का? हाँ, वैल्यूएशन कंफर्ट पहले भी थी जब ये लिस्टिंग आने वाली थी, तो इट इज समथिंग। आज करीब जब मैं बोल रही हूँ तो 1:38 स्टॉक है आपका करीब 12.5% अप, बाय करके अब भी जा सकते हैं। बट दिस इज समथिंग व्हेन आई एम सेइंग, व्हेन आई एम गिविंग दिस स्टेटमेंट, सो दिस इज फॉर समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर पोर्टफोलियो फॉर मिड टर्म इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट। तो रख के बनाओगे, मतलब पोर्टफोलियो में थोड़ा रख के चलोगे तो ज्यादा बना लेंगे। एक नंबर्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ तक। तो अभी 665 रुपए के पास में चल रहा है। आप चाहें तो करीब करीब पहला स्विंग ट्रेड टारगेट के तौर पर बुक करना है तो इट कुड बी 700, क्योंकि लिस्टिंग जिस तरह से हुई है, सब्सक्रिप्शन डेटा थे, कुछ को मिला होगा कुछ को नहीं मिला होगा, सब 100%, क्योंकि सब्सक्रिप्शन डेटा जो था वो अच्छा ही था। सो हम कंसिडरिंग कि शायद आपको नहीं मिला है, तो 665 रुपए की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। मैं मतलब अग्रेसिव साउंड बेस पे आपको जरूर कर रही हूँ, लेकिन 700 रुपए से लेकर के करीब 740 हमें 1 से 2 महीने में दिख सकता है। अब इसके लिए जो स्टॉप लॉस है, आप फिलहाल एक स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लीजिएगा, विच इज 605। अब पहले रिस्क कैलकुलेट कर लो, इट इज समथिंग 10% लॉस। रिस्क को और भी अच्छे शब्दों में लॉस है 10% का। अगर आप ये मैनेज कर सकते हो तो फिर 740 के टारगेट के लिए करंट प्राइस पर भी आप एंट्री करें तो बिल्कुल इसको बाय करके जाइए। और जिनको आईपीओ नहीं मिला, ये तो उनके लिए हो गया, जिनको मिला है प्लीज आप होल्ड करो, इसमें और गुंजाइश। ठीक है, होल्ड करें तो स्टॉप लॉस क्या रखें? 605, 10% का 600। लॉस मिल सकता है जो आप खरीदेंगे। बाकी जो है उनको तो आईपीओ का भाव है तो कुछ ज्यादा खास नहीं डिस्कस, परेशानी होगी उनको। ठीक है, ओके। तो आप कह रही हैं कि 740 तक जा सकता है। आप स्टॉप लॉस एक लगा लीजिए 605 रुपये के आसपास का, इसको होल्ड कीजिए और इतनी गुंजाइश आप रखिए कि आपका जो स्टॉप लॉस है या फिर जो लॉस है वो 10% के आसपास का हो सकता है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो फ्रेश भी खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आपने आईपीओ में पैसा नहीं लगाया था, 740 तक जाने की गुंजाइश स्टॉक में है, तो इतना जरूर आप अपसाइड देखकर या सोचकर आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। ध्यान रखिए 605 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए।